गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +2 कक्षा के पॉलिटिकल साइंस में आज हम देशी रियासतों के भारत में विलय की समस्या पर चर्चा करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों के भारत में विलय की समस्या कैसे एक अहम समस्या बन गई थी। तो परतंत्र भारत जो था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश शासन 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ब्रिटिश शासन और देशी रियासतें। तो ब्रिटिश शासन में वे प्रांत आते थे जो सीधे तौर पर अंग्रेजों के अधीन थे, जिन पर सीधे रूप से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। और देशी रियासतों में वे प्रांत आते थे जो राजाओं के अधीन थे, जिन पर उस समय भी जैसे भारत के नवाबों और राजाओं का ही अधिकार था। परंतु ये नवाब और राजा जो थे ये अंग्रेजों के वफादार ही थे और अंग्रेजों के आशीर्वाद रूप में ही अपनी रियासतों पर शासन कर रहे थे, उनकी मेहरबानी के स्वरूप ही। अर्थात ये केवल आंतरिक मामलों में ही स्वतंत्र थे और बाहरी मामलों में अंग्रेजी शासन का ही इन पर नियंत्रण था। तो इस प्रकार से हमारे देश में जो पूरा देश में लगभग 1/3 हिस्से पर देशी रियासतें उस समय कायम थी, जिनकी संख्या 565 थी। अंग्रेजों ने हमारे देश का विभाजन तो कर दिया था, 2 टुकड़े तो जैसे बना ही दिए थे, भारत और पाकिस्तान, लेकिन इससे भी वे संतुष्ट नहीं थे और भारत को पूर्ण रूप से खंडित करने का इरादा उन्होंने कर लिया था। इसीलिए जाते जाते उन्होंने एक ऐसा निर्णय किया जिससे भारत पूर्ण रूप से खंडित हो सकता था। उन्होंने देशी रियासतों के राजाओं को उन्हीं की इच्छा पर छोड़ दिया। उनसे कहा कि वे अपनी रियासत का भारत में विलय करें या पाकिस्तान में मिलाएं या फिर स्वतंत्र रूप से अपनी रियासत को बनाए रखें, ये उनकी इच्छा है। तो इस प्रकार से जाते हुए उन्होंने उन शासकों को अपनी इच्छा पर ही छोड़ दिया और उस जो रियासतें थी उनके शासक भी अपनी रियासतों पर स्वयं ही शासन करने की इच्छा रखने लगे। तो ये समस्या उस समय भारत की एकता के लिए बहुत ही अहम समस्या बन गई थी। इन रियासतों में कुछ शासक हिंदू और कुछ मुसलमान थे। इस समस्या को सुलझाने और भारत को एकता के बंधन में बांधने का पूरा श्रेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो उस समय हमारे गृह मंत्री थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए उस समय 25 जून 1947 को भारतीय सरकार के द्वारा रजवाड़ों के मंत्रालय की स्थापना की गई और सरदार पटेल को उनका मंत्री बनाया गया। सरदार पटेल मंत्री बनाए गए और वीपी मेनन को सचिव बनाया गया। वीपी मेनन ने भी रियासतों के एकीकरण में बहुत अहम भूमिका निभाई और सरदार पटेल का पूर्ण रूप से सहयोग किया। तो इस प्रकार से देशी रियासतों के भारत में विलय की प्रक्रिया आरंभ हुई। यथास्थिति माउंटबेटन ने भी सहायता का आश्वासन दिया। इसके बाद में साम दाम दंड भेद सभी नीतियों के तहत देशी रियासतों में को भारत में विलय करने का अभियान आरंभ हुआ। तो जैसे अभी मैंने कहा साम दाम, तो पहले तो देशी रियासतों के शासकों को समझाया गया कि वे अपनी रियासत का अगर अपनी इच्छा से स्वतः ही भारत में विलय करते हैं तो प्रीवी परसों कानून के तहत उनको पेंशन दी जाएगी और इसके लिए प्रीवी परसों कानून भी बनाया गया। प्रीवी परसों कानून क्या है? प्रीवी परसों एक्ट, जिसके तहत देशी रियासतों के राजाओं को जिन्होंने अपनी रियासत का भारत में विलय कर दिया है, उनको भारतीय सरकार की तरफ से आजीवन
विलासिता का जीवन व्यतीत करने के लिए मोटे रूप से पेंशन के रूप में राशि दी जानी थी। तो ऐसी कानून बनाया गया और कुछ राजाओं ने तो इससे अपनी इच्छा से ही अपनी रियासत का भारत में विलय कर दिया गया। आंतरिक रूप से वे अपनी रियासत पर शासन करते रहे, लेकिन बाहरी जो विभाग थे जैसे सुरक्षा का विभाग, विदेशी मामले आदि, उन्होंने भारतीय सरकार को सौंप दिए। तो इस प्रकार से उन्होंने भारतीय सरकार से समझौता कर लिया, संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए और अपने रियासतों का भारत में विलय कर दिया। परंतु कुछ ऐसी रियासतें उस समय सरदर्दी का कारण बनी जिन्होंने अपनी रियासत को मिलाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ऐसी रियासत कौन सी रियासत थी? ऐसी रियासत थी जूनागढ़ की रियासत, मणिपुर की रियासत, हैदराबाद की रियासत और कश्मीर। ये ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया। जूनागढ़ की रियासत, जूनागढ़ की रियासत जो थी ये गुजरात में जैसे स्थित एरिया है। गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र की ये जैसे एक प्रमुख रियासत थी और इस रियासत के नवाब महावत खान जो मुस्लिम शासक थे, कौन थे? नवाब महावत खान थे जो मुस्लिम शासक थे और मुस्लिम लीग की सलाह पर उन्होंने अपनी रियासत को भारत में विलय करने की ठान ली थी। जूनागढ़ के लगभग 80% जनसंख्या जो थी वहां पर हिंदुओं की थी। तो हिंदू पाकिस्तान में विलय नहीं होना चाहते थे, परंतु महावत खान अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। तो इस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान में अपनी रियासत मिलाने का जैसे जो समझौता वो करने वाले थे, वहां की जनता ने उसका विरोध किया। तो पाकिस्तान से उन्होंने जो ये समझौता किया, अपनी इच्छा जाहिर की उसमें मिलाने का, पाकिस्तान ने भी तुरंत उसे स्वीकृति दे दी। वो तो चाहता ही यही था। सरदार पटेल ने उनके इस जो समझौते का विरोध किया और वहां पर जनमत संग्रह करवाने को कहा, क्योंकि वे जानते थे 80% जनसंख्या हिंदू भारत में आना चाहती है। शासक ने इसका विरोध किया। तो उस समय सरदार पटेल ने वहां पर क्या किया? सैनिक कार्यवाही जैसे कि वहां की जनता ने भी सहयोग दिया और सैनिक कार्रवाई के दौरान शासक अपने परिवार के साथ अपनी धन दौलत जो समेटकर विमान के जरिए पाकिस्तान कराची भाग गया और जूनागढ़ रियासत पर भारतीय सरकार का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से भारतीय सरकार ने जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय के जो कार्य था उसको सफलतापूर्वक पूरा किया और इसका पूरा का पूरा श्रेय किसे जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके बाद में हैदराबाद की रियासत, हैदराबाद की रियासत भी एक बहुत बड़ी रियासत थी जो कि भारत के केंद्र में ही स्थापित थी और लगभग 1,40,00,000 की उस समय जनसंख्या थी और वहां के नवाब कौन थे? उस्मान अली खान। उस्मान अली खान जो वहां के जैसे नवाब थे, निजाम थे, तो ये काफी रईस माने जाते थे। बड़े जो अमीर रईस थे उन्हीं में से इनकी गिनती थी। इन्होंने भी अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने का निर्णय किया। तो ये अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, परंतु ये इनके ऊपर भी जैसे रियासत को भारत में विलय करने के लिए जो दबाव बनाया गया था, तो उन्होंने यथास्थिति को देखते हुए और उस दबाव को हटाने के लिए जैसे 1 वर्ष का समझौता सरकार के साथ किया कि 1 वर्ष तक यथास्थिति बनी रहेगी, अर्थात 1 वर्ष तक वही बने रहेंगे, बाद में देखेंगे। भारतीय सरकार ने भी समय की नजाकत को देखते हुए उनके इस समझौते को, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। परंतु इस 1 वर्ष के समय के दौरान सरदार पटेल ने अपने प्रयत्न जारी रखे और शासक पर और वहां की जनता में भी
जैसे भारत में विलय के लिए वो प्रयत्न करते रहे। जनता में भी इस प्रकार से उनको लोगों को समझाया जाने लगा। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जनता के द्वारा शासक के विरुद्ध, क्योंकि शासक जो था वो अत्याचारी भी था, मुस्लिम शासक था, अत्याचारी था, हिंदुओं पर काफी अत्याचार होते थे। तो वहां की जनता ने, खास तौर पर जो हिंदू वर्ग था, उन्होंने शासक के विरुद्ध जन आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए शासक ने अर्धसैनिक बल भेजा। जो उनका अर्धसैनिक बल था, वे जो सैनिक थे जिनको उस समय रजाकार कहा जाता था, सैनिकों को क्या कहा जाता था? रजाकार। ये रजाकार बहुत ही अत्याचारी और जुल्मी किस्म के होते थे और इन्होंने हिंदू वर्ग पर काफी अत्याचार किए, उनके आंदोलन को दबाने का प्रयत्न किया, लेकिन आंदोलन दबने की अपेक्षा और अधिक भड़क गया और भारतीय सरकार ने भी उनके इस अत्याचार को देखते हुए सैनिक कार्रवाई की और लगभग 6 दिन का जैसे उस समय उनका युद्ध चला। तो 6 दिन के युद्ध के बाद में जो आक्रमण किया था, लगभग 6 दिन 13 सितंबर 1947 से लेकर 18 सितंबर 1947 तक 6 दिन का जैसे जो ये युद्ध चला, इसके बाद में निजाम ने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण किया और अपनी रियासत का भारत में विलय किया। तो इस प्रकार से हैदराबाद की रियासत का भी भारत में विलय हुआ। अब आगे मणिपुर की रियासत। तो मणिपुर की रियासत जो थी, उसको भारत में मिलाने के लिए भी जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही पूर्ण योगदान रहा है। उस समय मणिपुर के राजा थे राजा बोधचंद्र सिंह। राजा बोधचंद्र सिंह अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, परंतु उन्होंने जैसे जनता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाए और उन चुनावों के आधार पर ही वहां पर संवैधानिक राजतंत्र कायम किया। तो उनकी यह सोच भी थी कि इस प्रकार से जैसे व्यवस्था बनाने पर, ऐसे चुनाव के बाद जो वो संवैधानिक व्यवस्था कायम करने पर भारत में इनका विलय नहीं किया जाएगा। परंतु केवल एक ही जो वहां की सत्ताधारी जो पार्टी थी, उसको छोड़कर दूसरे जो दल थे, उन्होंने भारत में इस रियासत को मिलाने का विरोध किया। केवल मणिपुर की कांग्रेस ही चाहती थी, मणिपुर को भारत में मिलाने की दूसरी पार्टियां नहीं चाहती थी, दूसरी पार्टियां इसका विरोध कर रही थी। इसके बाद भारतीय सरकार के द्वारा राजा जो थे बोधचंद्र, उनके ऊपर अपनी रियासत को भारत में मिलाने के लिए, हालांकि वहां की जो निर्वाचित विधान सभा थी उससे विचार विमर्श नहीं किया गया, उसके परामर्श किए बगैर ही वहां के महाराजा पर दबाव डाला गया कि वह अपनी रियासत का भारत में विलय कर दें। और इस दबाव के फलस्वरूप जैसे भारतीय सरकार को सफलता भी मिली और राजा ने इस समझौते संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार से मणिपुर को औपचारिक तौर पर, जैसे मणिपुर को भारतीय संघ का ही हिस्सा बना दिया गया, भारत में उसका विलय किया गया। परंतु वहां की जनता इससे खुश नहीं थी। मणिपुर इस कदम को लेकर लोगों में, जैसे मणिपुर के जो लोग थे, उनमें क्रोध और नाराजगी के भाव उत्पन्न हुए। परंतु मणिपुर इस प्रकार से वहां इसका हिस्सा भारतीय सरकार के द्वारा, इन कदमों के द्वारा जैसे भारत का ही हिस्सा बन गया। आगे हम देखते हैं कि अब क्या रहा। कश्मीर। कश्मीर की समस्या भी एक अहम समस्या थी। कश्मीर का शासक उस समय कौन था? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह उस समय कश्मीर के शासक थे, जो एक हिंदू शासक थे, परंतु ये एक अलोकप्रिय और अत्याचारी शासक भी थे। जनता वहां पर तो
उनसे खुश नहीं थी। कश्मीर में हिंदुओं के अपेक्षा मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या अधिक थी। तो इस प्रकार से कश्मीर के जो राजा थे ये भी महत्वाकांक्षी थे, ये भी अपने रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे और उन्होंने अपने रियासत को स्वतंत्र रखने के लिए एक योजना या कहें या इसको एक हम उनकी ऐसी चाल कहें, उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने दोनों ही तरफ से समझौते करने का निर्णय किया, भारत और पाकिस्तान दोनों से ही। 16 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान से समझौता किया कि वो अपनी रियासत पर स्वतः ही जैसे शासन करेंगे और बाद में पाकिस्तान में ही अपनी रियासत का विलय कर देंगे। वे चाहते थे कि ऐसा ही एक समझौता वे भारत के साथ भी कर लें। तो इस प्रकार वे अंग्रेजों वाली कूटनीति अपना रहे थे कि वे समय अपनी रियासत पर शासन करते रहेंगे, दोनों तरफ से समझौता कर लें, दोनों को आपस में भिड़वा देंगे और कि भाई हमने तो वो भारत से कहें हम तो भारत में मिलाना चाहते हैं, पाकिस्तान से कहें पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। तो ऐसी नीति उन्होंने अपनाई। तो 16 अगस्त को उन्होंने जैसे पाकिस्तान से समझौता कर लिया, परंतु वे भारत से समझौता करते इससे पहले ही पाकिस्तानी सैनिकों ने कबायलियों के भेष में जैसे उनके मंसूबे को पाकिस्तान ने जान लिया कि अब वे भारत से भी ऐसा ही समझौता करना चाहते हैं। इससे पहले ही पाकिस्तान ने उनकी रियासत पर आक्रमण कर दिया। 15 अक्टूबर को वो जैसे ये आक्रमण हुआ और धीरे धीरे 18 तारीख तक कश्मीर में ओवन के किले की घेराबंदी कर ली गई और तब राजा हरि सिंह वहां से भागे। जम्मू श्रीनगर होते हुए उन्होंने भारतीय सरकार से सहायता की गुहार की सहायता मांगी। 26 तारीख को वहां पर जैसे वीपी कृष्ण मेनन वहां पर गए और उन्होंने उनसे संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाए, औपचारिक संधि की। और 27 तारीख को जाकर वहां पर भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा। लेकिन उस समय तक कश्मीर का लगभग आधा जो कुछ भाग था वहां तक पाकिस्तानियों ने अपना अधिकार कर लिया था। इससे पहले कि भारतीय सैनिक उनको वहां से भी निकालते, संयुक्त राष्ट्र संघ में यद्यपि ये कार्य किया गया भारतीय सरकार के द्वारा, यह हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनकी सबसे बड़ी भूल यही थी, सबसे बड़ी गलती कहें भूल कहें यही थी कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में युद्ध विराम के लिए, युद्ध को रोकने के लिए याचिका जैसे दायर की और संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशानुसार ही बीच में ही युद्ध विराम करना पड़ा, बीच में युद्ध विराम करना पड़ा, जिससे कि पाकिस्तान के अधिकार में जो क्षेत्र आ गया था उसे खाली नहीं करवाया गया। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के द्वारा दोनों को ही यथास्थिति पहले वाली स्थिति में आने को कहा गया, पाकिस्तान को भी उस कब्जे वाले क्षेत्र से हटने के लिए कहा गया और दोनों तरफ से ही जैसे दोनों पक्षों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वहां पर केस दायर जैसे हुआ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। परंतु पाकिस्तान ने फिर भारत से स्वयं ही आपसी वार्ता के द्वारा इस समस्या को सुलझाने के आश्वासन जैसे भारत से सलाह की और दूसरी भूल की पंडित नेहरू ने कि उन्होंने पाकिस्तान की इस बात को मानकर संयुक्त राष्ट्र संघ से अपने इस मामले को उठा लिया और आपसी वार्ता के द्वारा जनमत संग्रह के द्वारा समस्या के समाधान के लिए तैयार हो गई। जनमत संग्रह करवाना वहां पर उचित नहीं था। इसी दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत प्रयत्न किए, पंडित नेहरू को पूरी तरह से समझाने का प्रयत्न किया कि हम सैनिक कार्रवाई के द्वारा जैसे और रियासतें मिलाई गई उसी प्रकार से कश्मीर को भी भारत में मिला सकते हैं। परंतु क्योंकि वे केवल गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, केवल उनसे प्रार्थना कर सकते थे अपनी जैसे, लेकिन कार्य करना उनको कार्य रूप देना उनके हाथ में नहीं था। तो जनमत संग्रह के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों में जो समझौता हुआ,
इसके बाद में पाकिस्तान जो है अमेरिकी संगठन सेंटो का सदस्य बन गया। सेंटो क्या है? देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका जो दोनों महाशक्तियों के बीच जो शीत युद्ध आरंभ हुआ था, और दोनों ने ही अपने सैन्य संगठन बनाए थे। अमेरिका ने 3 बनाए थे, नाटो, सीटो और सेंटो। तो ये एक अमेरिका का ही सैन्य संगठन था। हालांकि भारत, सोवियत संघ और अमेरिका किसी में शामिल नहीं होकर हमने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, और पाकिस्तान अमेरिकी गुट में शामिल हो गया, सेंटो का सदस्य बन गया, और बगदादी पैक्ट का भी ये सदस्य बन गया। तो इससे असंतुष्ट हुए प्रधानमंत्री ने जनमत संग्रह करवाने से इनकार कर दिया। लेकिन अब कश्मीर की जनता ही जैसे असंतुष्ट हो गई। प्रधानमंत्री ने उस समय एक और बड़ी गलती की। उस समय जनता को संतुष्ट रखने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि कश्मीर का अलग संविधान बनाया जाएगा। हालांकि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, भारत में विलय कर दिया गया है, परंतु वे स्वतंत्र रहेंगे। उनका अपना अलग संविधान, अलग जैसे झंडा होगा। और शेख अब्दुल्ला जो कि जैसे राजा हरि सिंह के विरुद्ध थे और भारतीय में कश्मीर के विलय का जिन्होंने पूरा सहयोग दिया था, भारतीय सरकार का सहयोग दिया था, तो उनको उस समय वहां प्रधानमंत्री बना दिया गया और इसको अलग रियासत बना दिया गया था। तो इस प्रकार से कश्मीर की समस्या एक समस्या बन गई। कश्मीर को भारत में मिलाकर भी उससे अलग कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला को हाथ में वहां के शासन की बागडोर दी गई। तो जब कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा नहीं बना था, हम देखते हैं कि कश्मीर में जो भारतीय सेना थी उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता रहा था। भारतीय सैनिकों पर पत्थरबाजी करना, भारतीय झंडे का अपमान करना, भारत विरोधी कार्रवाई करना, और इन सब को कहां से मदद मिल रही थी? पाकिस्तान से। पाकिस्तान का जो हिस्सा जिस पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, जिस आधे कश्मीर पर, वहां पर उन्होंने आतंकी संगठन बना लिए थे और वहीं से भारत में वो आतंकी प्रशिक्षण देकर आतंकी भेज रहा था। और यहाँ भारत वाले कश्मीर में भी कुछ ऐसे गद्दार थे जो उनसे मिले हुए थे। तो इस प्रकार से भारत में निरंतर जो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा था। पाकिस्तान अपने अधिकार वाले कश्मीर को आज़ाद कश्मीर और भारत के अधिकार वाले कश्मीर को गुलाम कश्मीर कहता था। और हमने भारतीय जो पाकिस्तान के अधिकार वाला कश्मीर, जिसको हम पीओके पाक अधिकृत कश्मीर की संज्ञा देते हैं, तो पीओके पर पाकिस्तान ने अपने आतंकी अड्डे बनाए हुए हैं और वहां से आतंकी भारत में आते रहे, आतंकी गतिविधियां होती रही, जिन्होंने हमारे सैनिकों को भी अपना निशाना बनाया। और वहां की उन्हीं की मदद के द्वारा कश्मीर के निवासी भी भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। निरंतर ये समस्या बढ़ती गई। हर रोज एक आम बात बन गई भारत विरोधी गतिविधियां करना, भारत की विरुद्ध नारे लगाना, सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करना, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना। परंतु हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने जनता पार्टी का मूल सिद्धांत पुराना क्या था? एक तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, उनका ये वादा था, और एक कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करना। तो उन्होंने इसे पूर्ण करते हुए 2019 में ही अब जैसे अगस्त में क्या किया? धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर को भारत का पूर्ण रूप से जैसे हिस्सा बना दिया। तो अब इससे पहले
जो भारत के, ये हालांकि कश्मीर भारत का हिस्सा माना जाता था, लेकिन भारत के दूसरे हिस्से के जो राज्यों वाले लोग वहां पर जाकर नहीं रह सकते थे, नहीं अपना भूमि खरीद सकते थे। अब कश्मीर भारत का एक हिस्सा बन गया और पूरे देश के नागरिक जो हैं वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं। और इस प्रकार से जो आतंकी गतिविधियां थी इन पर भी लगाम लगी। तो इस प्रकार से जो कश्मीर की समस्या देश की आजादी से ही उत्पन्न हुई थी उसे सुलझाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2019 में इस समस्या का समाधान किया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि देशी रियासतों का भारत में विलय किया गया। पांडिचेरी और गोवा ये भी ऐसे ही जो राज्य थे जो कि उस समय हालांकि अंग्रेजों के अधीन नहीं थे। पांडिचेरी तो फ्रांस के और गोवा पुर्तगाल के अधीन थे। तो इन दोनों पर भी सैनिक कार्यवाही करके उनको मुक्त करवाया गया। 1961 में भारतीय सेना ने सैनिक कार्रवाई करके गोवा को मुक्त करवाया और 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। तो इस प्रकार से भारत का एकीकरण किया गया, रियासतों को भारत में मिलाया गया और इसका श्रेय किसे जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऐसे रियासतों की समस्या का समाधान हुआ।